स्पर्मेटिड से आपके स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को आपका स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना आपका। अब देखिए कि स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन चुके हैं, तो एक जब मैच्योर यानी कि परिपक्व स्पर्म बन जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये मैंने इंटरनेट से डायग्राम लिया, उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके, क्योंकि ये कलरिंग था थोड़ा सा ईजी होगा आपको समझना और देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। तो ये जो आपका मैच्योर स्पर्म्स बन चुका है ये आपका मोटाइल होगा, यानी कि ये गतिशील होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, ये गतिशील होता है। दूसरी बात करें कि इसकी जो सेल टाइप है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। सेल देखिए दो तरह की होती हैं, एन और एक 2n, ठीक है। एन का मतलब है वो सेल्स होती है जिन्हें हम एगोनित कहते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कहते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है, ठीक है। और 2n यानी कि द्विगुणित, जब दो एन आपस में, दो एगोनित कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक 2n यानी कि द्विगुणित कोशिका बन जाती है, तो उसे हम 2n कहते हैं। जब मैंने आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक सेल्स पाई जाती हैं जिन सेल्स को बोलते हैं शर्टोली सेल्स। इनका मैंने आपको काम बताया कि ये पोषण प्रदान करती हैं किसको, जो परिपक्व हो रहा है, जो मैच्योर स्पर्म्स हो रहा है उसको अपना पोषण प्रदान करती है। तो स्पर्मेटिड से जो कोशिका हैं वो सर्टोली सेल से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और न्यूट्रिशन लेने के बाद वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक परिपक्व स्पर्म्स बन जाता है। और परिपक्व स्पर्म जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी जो पूँछ है वो लंबी होती है। इसको देखिए मैं आपको 3 पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर देता हूँ। पहला इसका ऊपरी पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद इसका बीच वाला पार्ट है जिसे हम मिड पीस या फिर मिडल पीस कहते हैं, और ये आपका लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम एंड पीस या फिर टेल कहते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, हेड, मिडिल पीस और टेल, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम बात करें कि चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, तो सभी के अंदर जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म्स हैं, उनकी आकृति अलग अलग होती है। अब हम एक एक करके पहले हेड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मिडिल पीस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एंड पीस के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इसका हेड है और हेड में आपका ब्रेन, हमारे जैसे हम इससे अपनी तुलना करें तो हमारे हेड के अंदर ब्रेन पाया जाता है, सेम उसी तरह से इसके हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और किसी भी जो कोशिका है उसका न्यूक्लियस उसका ब्रेन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ब्रेन के अंदर पहले से सेट होती है, ठीक है, कि हमें आगे क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जो भी हमारा मतलब ब्रेन सब कुछ है हमारी बॉडी का। सेम उसी तरह से किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी उसी के अंदर आपका डीएनए आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और उसी के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है कि आगे किसी भी कोशिका का फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस को उसका ब्रेन बोला जाता है। तो हेड का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम मिडिल पीस का, फिर हम टेल का अध्ययन करेंगे। हेड चूँकि इसकी मेन बॉडी है इसलिए यहाँ पर इसको मैंने जूम इन कर दिया है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि इसमें ही हम मेन चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं। जब हम स्पर्म सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बाहरी लेयर दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बाहरी लेयर की बात करें, यहाँ पर दिखाई देगी, तो इस बाहरी लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी कंप्लीट स्पर्म के ऊपर बाहर की तरफ पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करें इसके हेड की, तो इसका हेड जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स का जो आकृति है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, उसी तरह से इसके हेड की आकृति भी अलग अलग होती है। जब इसका हेड अलग आकृति होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी आकृति है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि बोनी फिशेज होती हैं, यानी कि जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं, जिनका जो अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है, उन्हें हम बोनी फिश कहते हैं। तो उनका जो स्पर्म्स है उसकी आकृति गोलाकार होती है, ठीक है। बोनी फिशेस की आपकी गोलाकार होती हैं। उसके अलावा यदि हम उभयचरों की बात करें, एम्फीबियंस की, तो उसका स्पर्म्स कुछ भालाकार होता है, बिल्कुल पेना ऐसा, ठीक है। भाला देखा होगा आप सबने, तो भालाकार उसकी आकृति होती है। उसके बाद यदि हम बात करें आपके ह्यूमन की, तो ह्यूमन में आपका जो हम देख रहे हैं कि स्पर्म्स है वो चम्मच जैसी आकृति का, यानी स्पून जैसी आकृति इसकी होती है। अब हम हेड की बात करें तो हेड भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका पार्ट है एक्रोसोम और दूसरा आपका पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। एक्रोसोम और न्यूक्लियस एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्रोसोम की बात करते हैं। तो एक्रोसोम को हम कह सकते हैं कि ये इसके सिर की टोपी है। अगर ये सिर है तो ये इसके सिर की टोपी है, क्योंकि ये टोपीनुमा ही इसकी आकृति होती है। दूसरी हम बात करें कि ये सभी स्पर्म्स में अलग अलग होती है। जैसे कि मान के चलिए बोनी फिशेज में अगर गोल होगा तो टोपी इसकी गोल आकृति की हो जाएगी। अब ये चम्मच जैसी आकृति की दिखाई दे रही है, लेकिन यदि हम उसको गोल कर देंगे तो एक्रोसोम भी गोल आकृति का हो जाएगा। इसके अलावा एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेजेस,
ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइजेज कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में इसको हेल्प करते हैं, जिससे कि आसानी से जो एग है उसकी जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनको भेद सके, ठीक है। अब हम बात करें कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, तो किसी भी सेल में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी से होता है। इसके बाद बात करें कि इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन आपकी पाई जा रही है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होंगी जो कि आगे चल के सेल को भेदेंगी। और सेल की मेम्ब्रेन के पास भी एक प्रोटीन पाई जाती है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन, ठीक है, जो आपकी एग होता है, एग के जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है, फर्टिलाइजेशन प्रोटीन, और ये एसिडिक प्रोटीन इनके साथ मैचअप करती हैं, यानी कि क्रिया करती हैं, और क्रिया करने के बाद इनको अंदर एंट्री मिल जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन और आपका एक्रोसोम कितना मेजर रोल इनका प्ले कर रहा है। दूसरा इसका काम सुरक्षा का भी है, जो इसके अंदर न्यूक्लियस है यानी कि जो ब्रेन है उसको सुरक्षा भी ये एक्रोसोम जो है प्रदान करता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें यानी कि न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस इसका ब्रेन है, ब्रेन है, तो क्यों है ब्रेन, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर एक आपकी न्यूक्लियर वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका डीएनए भी इसके अंदर रहता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का। तो डीएनए इसके अंदर इनबिल्ट रहेगा, इसलिए हम इसको ब्रेन कहते हैं। चूँकि इसके अंदर डीएनए है तो हमारा जो आनुवंशिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, तो ये आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। कौन? स्पर्म्स हमारे आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। इसके कार्यों की बात करें तो दो ही इसके कार्य हैं मेजर, कि पहला इसके एग को भेदना, एग को तोड़ के अंदर जाता है और अपने न्यूक्लियस को और सेंट्रियोल को अंदर छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरा इसका काम है कि हमारे जो आनुवंशिक गुण हैं उनको एग के अंदर पहुंचा देता है, जिससे कि दोनों का फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद दोनों के जो आनुवंशिक गुण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे की बात करें यानी कि मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस में देखिए कि शुक्राणु का जो आपका केंद्रक है, इस केंद्र के ठीक नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपका जो मिड पीस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से आपका मिड पीस स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो पाई जा रही है इसको बोलते हैं अपन नेक, क्योंकि देखिए ये सिर है, सिर और ये बीच का, अगर हम हमारी बात करें तो हमारा सिर और हमारे धड़ के बीच में आपका नेक पाई जाती है, तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी आपके नेक यानी कि गर्दन पाई जा रही है। इसके अलावा मिड पीस में आपके सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, यानी कि तारक केंद्र। दो तरह के तारक केंद्र आपके पाए जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए एक आपका तारक केंद्र होता है प्रॉक्सिमल, ठीक है, और दूसरा आपका होता है डिस्टल। यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़े क्लियर नहीं दिखाए गए हैं सेंट्रियोल, यहाँ पर ये दिख रहा है लेकिन एक ही दिखाया गया है यहाँ पर सेंट्रियोल। दो तरह के एक्चुअली सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल यानी कि निकटस्थ, किसके निकटस्थ? केंद्रक के निकटस्थ। तो एक केंद्र के पास होगा सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल यानी कि दूरस्थ, एक केंद्रक से थोड़ा सा दूर होगा। दोनों ही ये 90 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं, यानी कि एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद बात करें हम कि सेंट्रियोल के थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे हम, तो इस मध्य भाग में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ी से लंबे दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ इस शेप में आपके रहते हैं, यानी कि स्पाइरल सर्पिलाकार क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया आपके रखे हुए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट रहते हैं। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, एक ही चीज़ हमने पढ़ी है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। हम अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन इसे नहीं भूल सकते कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि किसी भी सेल का पावर हाउस होता है, तो सेम काम माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर भी वही है कि ये स्पर्म्स को पावर देती है या फिर ऊर्जा प्रदान करती है, किसके लिए? जिससे कि ये गति कर सकें या चल फिर सकें। कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हम ये मध्य पीस हमारा खत्म हो गया, मध्य भाग इसका, अब यहाँ पर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, देखिए, ठीक है। कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमंस का शुक्राणु भी आता है कि इन दोनों के मध्य भी एक डिस्क पाई जाती है या फिर एक रिंग जैसी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। इसका एक और नाम है टर्मिनल डिस्क। तो इस तरह से आपका मिडिल पीस कंप्लीट हो जाता है। मिडिल पीस के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और उसके अलावा सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल दो तरह के होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य पावर देने का है या ऊर्जा इनको प्रदान करने का है। तीसरे में यदि हम बात करें एंड पीस की या फिर हम टेल की बात करते हैं कि पूंछ का क्या कार्य है और पूंछ के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो पूंछ जो है वो आपका शुक्राणु का सबसे पिछला हिस्सा है, लंबा होता है, देखिए बहुत इसकी लंबाई होती है, ठीक है, सबसे लंबा भाग है ये इसका, और बहुत पतला भाग है, इनके मुकाबले बहुत पतला भाग है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में,
और लास्ट में जाके बहुत ही पतला हो जाता है, बिल्कुल नुकीला हो जाता है। इसके बीच में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये लाइनिंग हमें दिखाई दे रही है, तंतु जैसी स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं अक्षीय तंतु। हिंदी में इसको बोलेंगे अक्षीय तंतु। इसका इंग्लिश में नाम है एक्सियल फिलामेंट। इसका जो निर्माण है इसका होता है आपका कोशिका द्रव्य, यहाँ पर देखिए जो सेल साइटोप्लाज्म है उससे इसका निर्माण होता है। ये जो भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म से ही एक्सेल फिलामेंट का निर्माण होता है। और बात करें ये जो आपका एक्सेल फिलामेंट है ये कंप्लीट पूरे उसके अंदर टेल के पार्ट के नहीं पाया जाता, कुछ ही दूरी तक ये पाया जाएगा, यहाँ तक ये पाया जाएगा, ठीक है, लास्ट। उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। अब बात करें पूंछ के कार्य की, तो इसका कार्य क्या होता है कि ये स्पर्म सेल को तैरने में सहायक होती है, क्योंकि ये तैर के चलता है। तो तैरने के लिए ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया देता है आपका। और उसमें हेल्प कौन करती है? उसमें आपकी टेल जो पार्ट है, इसका पुच्छीय भाग है, वो उसकी हेल्प करता है। अब बात करें, आपने मेल फर्टिलिटी के बारे में सुना होगा, मेल फर्टिलिटी कि कोई मेल कितना फर्टिलाइज कर सकता है, तो उसकी हम तुलना इसी चीज़ से करते हैं कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जो स्पर्म्स है, इसकी जो टेल पार्ट है वो इतना मजबूत नहीं होता, तो वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनका जो स्पर्म्स है वो आसानी से तैर नहीं सकते हैं, तो वो वहीं पर रह जाते हैं और किसी भी फीमेल को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे हम मेल फर्टिलिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम चेक करवाने जाते हैं तो वो इसी चीज़ का चेकिंग करते हैं। और इसका कार्य क्या है? इसका दूसरा कार्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु को फीमेल के एग तक लेके जाना, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है उसको अंदर पहुंचा देना। उसके बाद ये जो पार्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।